कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक रही है। वत्सल्य योजना का भी जिक्र आया है, खेलों में खिलाड़ियों का भी जिक्र आया है और महिला अपराध को लेकर के भी चर्चा हुई है। क्या कुछ रहा है मैडम बैठक में खास? देखिए, आज महिला सशक्तिकरण विभाग और महिला कल्याण विभाग दोनों की समीक्षा की गई है और जो हमारे विभागों के माध्यम से संचालित योजनाएं हैं उन योजनाओं की अद्यतन स्थिति का भी संज्ञान लिया गया है। और कुछ योजनाएं जो भविष्य की थी जिसको लेकर पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे, तो उसमें आखिरकार कितनी कार्रवाई हुई उसका भी परीक्षण हुआ है, जिसमें चाहे हमारी वो एकल महिला स्वरोजगार योजना हो उसकी प्रगति को भी जाना गया है और हमारा ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष के लिए जो जमा धनराशि है उसके निमित्त जो है नियमावली आखिरकार कहाँ तक बढ़ी है। ठीक इसी प्रकार से भारत सरकार की एक योजना है क्रैच करके, जिसको संचालित करने के लिए भारत सरकार के लगातार दिशा निर्देश प्राप्त भी हो रहे हैं, उसमें हमने क्या प्रगति करी है। ठीक इसी प्रकार से हमारी एक वात्सल्य योजना है, तो उस वात्सल्य योजना के माध्यम से आखिरकार हमने किस माह तक बच्चों को हमने उसका भुगतान किया है और शेष कितने माह के अभी हमने देने शेष रह गए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है आज विभागीय एक्सरसाइज की गई है और आप सबको ये बताते हुए कि लगातार इन योजनाओं पर विभाग प्रगति किए हुए है, लेकिन अभी मैंने उन्हें एक डेडलाइन दी है कि आप इतने समय तक में इन चीज़ को कर ले, जिसमें हमारे खासकर ₹1 अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जमा पैसा है जिसको खर्च करने की नियमावली तैयार होनी है। तो उसके लिए 11 तारीख जो 11 सितंबर है, जो हमारे जिस दिन कैबिनेट होनी है उस दिन उसको प्रस्ताव को लेकर आए। एनी हाउ ये दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा क्रैच है, जो भारत सरकार लगातार जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्रैच को लेकर हम लोग 28 सितंबर तक में इसको हम इम्प्लीमेंट कर दें। फ़िलहाल 2 जगह पर हम मॉडल के रूप में डेवलप करें ताकि उस सेटअप के साथ में हम अन्य जगहों को के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर सकें। और इसके साथ ही जब हम उसको डेवलप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें वित्तीय स्थिति का भी हमें सही आंकड़े ना पाएगा, तो वो 28 सितंबर तक बना देने के निर्देश दिए गए हैं। वात्सल्य योजना में 2 माह का पैसा अभी हम लोगों ने नहीं दे पाए हैं, तो जुलाई और अगस्त माह का पैसा हमने दिया जाना है जिसको वित्त से स्वीकृति होने वाली है। तो हम मानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में जुलाई और अगस्त का माह का पैसा हमारे वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ भविष्य के कार्य थे जो कि लाइनअप होने थे, उसको आज जो है दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे लगता है कि उसमें निश्चित रूप से प्रगति आएगी और इन निर्णयों से स्वाभाविक रूप से महिलाओं के और बच्चों को जो है बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। खेल विश्वविद्यालय विधेयक जो था वो भी विधानसभा से पास करा लिया आपने, किस तरह से देख रहे हैं और क्या फ़ायदा इसका फ्यूचर में मिलने जा रहा है? देखिए, खेल विश्वविद्यालय से बिल्कुल वही फ़ायदे मिलने जा रहे हैं जो किसी विश्वविद्यालय से किसी छात्र को मिलते हैं, बशर्ते कि ये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है, तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स इसमें केंद्र बिंदु में है। तो स्पोर्ट्स के सेक्टर में यदि हायर एजुकेशन में हमें जाना है, चाहे हमें डिग्री लेनी है, चाहे हमें पीजी करना है, चाहे हमें पीएचडी करनी है, चाहे हमें एमफिल करना है, ये सब चीज़ें जो है इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से संभव होते हुए हम देखेंगे। और हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स के, चाहे हमारे महाराणा प्रताप स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हों, जो 12th के बाद में अपने भविष्य के लिए भटकते हैं, हमारे बच्चे जो छात्रावासों में रहते हैं वो भी 12th के बाद में भटकते हैं, तो आखिरकार उन बच्चों को एक उचित स्थान, एक उचित संस्थान मिल पाएगा और शेष हमारे राज्यों के बच्चों को भी उचित संस्थान मिल पाएंगे जो कि खेल के प्रति लगाव रखते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य जगहों, अन्य स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर आके जो है वो अध्ययन कर पाएंगे। तो एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो यहाँ के माध्यम से चल पाएगा। इसके साथ ही मुझे लगता है कि हमारे इसमें शोध की भी व्यवस्था है, तो आने वाले समय में वर्तमान में जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी कह लीजिए, स्पोर्ट्स साइंस में कह लीजिए, या बच्चों की स्पोर्ट्स को लेकर जो अध्ययन है उसे कह लीजिए, वो सब कुछ जो है उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से संभव होगा। और निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में जो है जो बेहतरीन प्रैक्टिसेस होंगी वो हमको यूनिवर्सिटी के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मैं मानती हूँ कि ये इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद में और इसमें अध्ययन करने वाले बच्चे निश्चित रूप से हमारे युवा, चाहे हमारे खिलाड़ी होंगे या हमारे युवा युवतियों को जो है वो बहुत प्रभावित करेंगे और इनके उचित एक दिशा उनको मिल पाएगी। मैम, कड़े कानून होने के बावजूद भी महिला अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मैं मानती हूँ कि अपराध छोटा हो बड़ा हो,
राज्य सरकार हर अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करती है। राज्य सरकार की साफ मंशा है कि हमारा यदि कहीं भी दूर प्रदेश के कोने कोने में यदि कोई घटना संज्ञान में आई है, कोने कोने में घटना कोई मामला पंजीकृत हुआ है, तो उस पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई, जो कानून की धाराओं में कार्रवाइयाँ हैं, वो सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय से जो उसके संग निर्णय होगा वो सभी को स्वीकार होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। तो मैं मानती हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा जिलों के कप्तानों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि मामला कहीं का भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बालिका हो, महिला हो, वृद्ध हो, यदि किसी प्रकार का अपराध हो रहा है और वह अपराध दर्ज कराने आ रही है तो उस पर जांच करना, उस पर कार्रवाई करना, इसके साफ दिशा निर्देश है। तो अपने यहाँ पर मामले इसलिए बढ़ते हुए दिखते हैं क्योंकि ये स्वतंत्रता और ये आज़ादी, ये जागरूकता जो है राज्य सरकार ने महिलाओं को दी है, जिसके कारण से ये संख्या बढ़ी हुई आप कह सकते हो। लेकिन इस बढ़ी हुई संख्या के साथ में यदि आप इसका असेसमेंट करोगे कि आखिरकार अपराधी कहाँ हैं, तो आप यही पाओगे कि अपराधी या तो न्यायालय की परिधि में है या फिर वे अपराधी जो है वो जेलों की सलाखों के पीछे में है। ये आपको साफ साफ परिलक्षित होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड अपने आप में अपराध शून्य राज्य बनने की ओर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सदैव प्रयास रहे हैं और हम भी उसी दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। क्योंकि महिला आयोग के माध्यम से हो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से हो, लगातार उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति उनके कैंप और अवेयरनेस कैंप जो है वो लगाए जाते हैं और इससे जागरूकता होती है। निश्चित रूप से एक उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं और बच्चे अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए चाहे वो संस्थानों के थानों के रुख करते हैं अथवा जो वो आयोगों के माध्यम से अपने केस का निपटारा करते हैं। मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे उमेश कुमार कह रहे हैं कि सरकार को स्थिर करने के लिए 500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, विधानसभा में वही बात कह रहे हैं, कितना गंभीर आप भी मान रहे हैं इसको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उमेश कुमार जी माननीय विधायक हैं। जिस समय भी वे पत्रकार थे तो हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार का उनका रहा है, वो हम सबको विदित है। और विधायक बनने के बाद में कितनी जिम्मेदारियां, संवैधानिक जिम्मेदारियां हमारे पर होती है और सदन में हमें क्या कहना है, हमें किस तरह से कहना है या हमें किस आचरण का पालन करना है या किस नियमावली का पालन करना है या सदन के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब तथ्य विहीन बात जो है वो नहीं कहना चाहिए। इन सिद्धांतों को फॉलोअप करना है। मुझे लगता है इस पर उनको विचार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के रूप में बहुत मजबूती के साथ में लगातार काम कर रही है और मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से लगातार धामी जी की सरकार में महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, पुनः सरकार जो है वो बनकर आई है, वो इसी बात का प्रमाण है। तो इसलिए किसी सम्मानित सदस्य के द्वारा इस प्रकार का कथन आना मुझे लगता है पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। अंतिम सवाल यह है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पहले मंदिर बनाया जाना था दिल्ली में, वो भी अब नहीं बनाया जा रहा है। फिर अभी मामले ये भी उठ रहे हैं कि जो सोना चोरी हुआ है, या फिर आप सभी मानती हैं कि उपचुनाव को लेकर के पूरा भ्रमचाल बनाया जा रहा है? देखिए, केदारनाथ का उपचुनाव निश्चित रूप से इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, केदारनाथ की जनता हो, वो सभी शैला रानी रावत जी के निधन होने के उपरांत में सभी शोकाकुल है और वे चाहते हैं कि किसी प्रकार की ऐसी गैर जिम्मेदाराना राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश विपक्ष उन बातों को मुद्दा बना रहा है जिन बातों को वहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और केदारनाथ चुनाव को लेकर मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार जो उचित स्टैंड लिया जाना चाहिए वो स्टैंड लिया है और मुझे तो पूरा भरोसा है कि केदारनाथ चुनाव जो है हम प्रचंडता के साथ में जो है हम लोग जीतेंगे। और जिस प्रकार की हम लोगों की तैयारी चल रही है तो उससे साफ झलकता है और जिस प्रकार से शैला जी को लेकर वहाँ के जनमानस में भावना है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के रूप में आशीर्वाद देगी ही देगी। धन्यवाद मैम, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। खा रही है जी मैडम हमारे साथ थी, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रही थी। पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से
आज ही के दिन ये देखा गया था 1994 में कि गोलीकांड हुआ था खटीमा में। किस रूप में आप देख रहे हैं और जिन्होंने अपनी शहादत दी उत्तराखंड को बनाने के लिए, क्या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आज उत्तराखंड विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है? किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आपने कहा कि जो खटीमा में गोलीकांड हुआ था उसकी दिशा में हम लोग कितना अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, क्या उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में ज़रूर कहूँगा कि 1994 में जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था उस समय जो बर्बरता हमारी मातृशक्ति के साथ वहाँ पर की गई थी और अन्य जगह स्थानों पर भी ऐसे कांड हुए थे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्तराखंड राज्य हमको मिला है और आज 24 वर्ष का हमारा उत्तराखंड हो चुका है। निश्चित रूप से उत्तराखंड आज अपनी जो है यौवन में है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो है नारी शक्ति के प्रति बहुत ही आदर का भाव रखा जाता है और माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो है सबसे पहले महिला विधेयक, आरक्षण का विधेयक यहाँ पर महिलाओं को समर्पित किया गया उनके सम्मान में, और इसी दृष्टि से केंद्र में भी जो है महिला आरक्षण जो है विधेयक लागू हुआ है और ये केवल मातृशक्ति के सम्मान के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है। और आज जो है हमारे उत्तराखंड में सरकार ने जो है 2 बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यूसीसी बिल उत्तराखंड में आया, इसमें भी महिलाओं के सम्मान के लिए सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए, जो पुरुषों को मिलते थे वो महिलाओं को भी अधिकार दिए गए, और चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो हक वो हो, इस तरह के सारे अधिकार जो है महिलाओं को सुरक्षित किए गए। और निश्चित रूप से मातृशक्ति के प्रति बहुत बड़ा सम्मान का भाव यहाँ पर रखा जाता है। उत्तराखंड आज हम विकास की गति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के नेतृत्व में, उत्तराखंड धामी जी की सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड जो है दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तरह तरह के नकल का कानून भी जो है पहले उत्तराखंड में आया है और इस तरह के बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड में, विकास की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने ये दशक जो है उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित किया है। आपने देखा होगा कि G20 की पहली बार उत्तराखंड में 3 बैठकें आयोजित की गई और उसमें उसका एक ही मकसद था कि हमारे उत्तराखंड को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। उसमें सबसे पहले जो है विदेशी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया मेहमानों के रूप में, और यहाँ के हमारे रीति रिवाजों को, हमारे कल्चर को, हमारे पहनावे को, हमारे खाने पीने की वस्तुओं को यहाँ से जानकर उनका मार्केट जो है विदेशों में उन्होंने दिया है। और निश्चित रूप से आज हमारे मोटे अनाज का जो डिमांड है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है और यहाँ की आर्थिकी पे उसका प्रभाव पड़ा है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है। और गांव-गांव में आपने देखा होगा कि एक समूह गठित होकर समूह के रूप में महिलाएं अपना अपना रोज़गार तय कर रही हैं। आजकल गांव में जो चीज़ें जिनका कभी कोई यूज़ नहीं होता था, आप बेडू अंजीर जिसको कहते हैं, उसका भी जो है बहुत अच्छा मूल्य लेकर महिलाएं इकट्ठा करती है और उसका जेली और अचार और चटनी उसकी बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा उसका एक रिस्पॉन्स मिल रहा है महिलाओं को। और मोटे अनाज का तो वो पैकिंग करके बाहर जो सामान जा रहा है, निश्चित रूप से मार्केट मिल रहा है और महिलाओं का जो है स्वयं में आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही हैं। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था उत्तराखंड के लिए, क्या वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? राज्य सरकार उसमें किस तरह से काम कर रही है? आंदोलनकारियों के लिए क्या कर रही है राज्य सरकार? अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारा सत्र गैरसैंण में संपन्न हुआ है और इसमें जो है महिलाओं, हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों के लिए 10% का आरक्षण जो है, क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में सुनिश्चित किया गया है। और निश्चित रूप से इसका लाभ यही है कि जिन लोगों के बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिला है, जिनके बदौलत आज हमें जो है यहाँ पर
हम लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये आरक्षण से जोड़ा गया है और 10% का आरक्षण सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से हमारी धामी सरकार जो है बधाई की पात्र है। जी, अच्छा विधायक जी, जिस तरह से महिला अपराध भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में लगातार महिला अपराधों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी वारदातें होती हैं, किस रूप में आप देखते हैं और राज्य सरकार इसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारी में है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए? इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से कई जगह अन्य जगह भी होती रहती हैं और यहाँ भी हुई है, तो इसके खिलाफ जो है सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाया है और तुरंत उनको जो है उन लोगों पे कार्रवाई की गई और उन्हें जो है पकड़ा गया, उन्हें सुनिश्चित उनको जो है सज़ा तय की गई और उनको पकड़ा गया, मतलब तुरंत कार्रवाई की गई। जी, आपके क्षेत्र से अंकिता भंडारी मामला प्रकरण में भी आया था जिस तरह से, तो क्या माने लगातार, क्योंकि कांग्रेस इसको मुद्दा भी बनाती रही है, हमेशा से कहती आई है कि अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है, या फिर किस रूप में आप उसको देखते हैं, क्या कहेंगे विधायक जी? जी, इस संबंध में ये ज़रूर कहूँगा कि ये मामला जो है अभी कोर्ट के अधीन है और इसमें कोर्ट डिसीजन लेगा। इसमें समिति भी तय हुई थी और जो समिति ने रिपोर्ट की तय जमा की होगी उसके आधार पर कोर्ट निर्णय करेगा। निश्चित रूप से जो आरोपी है उनको जो है और जो पीड़िता है उनको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह से हम महिला अपराध को कम कर सकते हैं उत्तराखंड में, किस रूप में आप इसको देखते हैं? कानून व्यवस्था आज कहाँ है उत्तराखंड की, किस रूप में देख रहे हैं? इस संबंध में भी ये है कि सरकार जो है निश्चित रूप से अच्छे कदम उठा रही है। जो भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अंजाम देता है उनको निश्चित रूप से सज़ा की प्रक्रिया और तीव्रता के साथ उनको पकड़ने का प्रयास किया जाता है। विधायक जी, उत्तराखंड में क्योंकि हम देखते हैं कि समय समय पर आपदा जैसे हालात भी बनते हैं, ऐसे में आपदाओं को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन व्यवस्थाएं हम देखें तो कैसी होनी चाहिए, क्या हो रही हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा टिहरी हो, केदारनाथ हो, कई तरह के इस तरह के भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई जहां पर यात्री फंस कर रह जाते हैं। इस और राज्य सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है? आपदाएं एक अनहोनी घटना होती है, कभी भी आ सकती है आपदा, लेकिन इसके लिए सरकार पहले से ही तैयारी करके रखती है और निश्चित रूप से इस समय भी ऐसा जब केदारनाथ में आपदा आई तो बहुत त्वरित गति से वहाँ पर काम हुआ और निश्चित रूप से वहाँ पर जो है अगले 24 घंटे में जो है सभी को राहत मिल गई थी, सभी को सुविधाएं आने जाने की मुहैया कर वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुँचाया गया था। ये सारी व्यवस्थाएं हैं और पिछली जो घटना हुई थी केदारनाथ में, उस समय भी आपदा में बहुत तीव्रता के साथ में जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है कदम उठाए और निश्चित रूप से सबको जो है सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया। तो सरकार मुस्तैद है और अपने कार्यों के प्रति जो है संदिग्धता से जो है उसमें कार्य करती है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही इस क्षेत्र में नहीं बरतती है। विधायक जी, अभी हमारा और आपका आपस में डिस्कस हुआ कि अभी गैरसैंण में सत्र भी हुआ, सत्र में कई तरह के सवाल भी उठे। एक तरफ ये भी कहा गया कि 500 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए जा रहे हैं राज्य सरकार को गिराने के लिए। विधायक उमेश कुमार ने ये बयान दिया, किस रूप में आप उनके इस बयान को देखते हैं? वे तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस आंकड़े को कलेक्ट किया और किस तरह से वो प्रस्तुत करना चाहते थे, इस बारे में वही बता सकते हैं। जी, और जैसे कहा जाता है कि स्थायी राजधानी मिलनी चाहिए उत्तराखंड को, अभी तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, क्या आप भी मानते हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देना चाहिए? निश्चित रूप से जब ये मामला राजधानी का था तो उस समय सभी लोगों की एक आत्मीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वास्तव में पहाड़ों की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल और उस समय यथा स्थिति यही थी कि राजधानी जो है वहाँ पर संभव नहीं थी, तो गैरसैंण की बजाय देहरादून में स्थापित की गई और निश्चित रूप से सरकार इसमें भविष्य में कदम उठाएगी। जब भी ये होगा कि राजधानी अपनी जगह पे बननी चाहिए तो सरकार अगर ये समझती है कि बनना है तो इसकी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी। पहाड़ में वैसे बहुत वहाँ पे सारा स्ट्रक्चर तो बना हुआ है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो निश्चित रूप से ये है कि हम अपना सत्र कम से कम वहाँ पर चला रहे हैं और लगातार ये दूसरी बार इस सरकार में जो वर्तमान सरकार अभी गतिमान है तो इस समय दूसरी बार वहाँ पे सत्र हुआ है।
तो मैं तो पहली बार का विधायक हूँ। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि पहाड़ों की अगर स्थिति सुधारनी है तो पहाड़ों का विकास निश्चित रूप से होना चाहिए। विधायक जी, जिस तरह से ये भी हरीश रावत जी कह रहे हैं, एक बयान भी आपने सुना होगा कि अगर मेरे सहयोगी मेरा साथ देते तो हम राजधानी स्थायी बनाते, गैरसैंण को ही बनाते, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। किस रूप में देखते हैं आप हरीश रावत जी के इस बयान को और क्या कहेंगे? क्या वाकई ही लग रहा है कि हरीश रावत जी इस मंशा में थे? नहीं, मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि तब उनको सोचना चाहिए था कि हमें सरकार की राजधानी कहाँ बनानी चाहिए, और उस समय वो प्रयास करते तो क्या पता बन जाती। नहीं, उनका कहना है कि स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, हेलीपैड हमने तैयार किया और अब आज के समय में हम उसको बना करके तैयार भी कर देते अगर साथ देते कुछ लोग, क्योंकि वो तो आपकी टीम में शामिल हो गए थे। जब पद पास में नहीं होता तब हर आदमी सोचता कि मैं ये कर सकता था। ठीक है, धन्यवाद। विधायक जी राजकुमार पौरी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से उत्तराखंड विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।